हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के रिव्यू के बारे में, जिसके फाइनली पूरे सीजन के एपिसोड्स पूरे 9 एपिसोड्स को मैंने देख लिया है, जिसके हर एक एपिसोड्स की लेंथ आप हिसाब लगा लो कि 1 घंटे से ज्यादा के ही है। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीजन 4 के पूरे 9 एपिसोड्स आपका 9 घंटे से भी ज्यादा का समय लेते हैं, जो अब आपको इस सीरीज के लिए देना भी चाहिए या नहीं, उस बारे में तो मैं फैंस को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। लेकिन बात रही उन ऑडियंस की जो स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स से बहुत ही ज्यादा अनजान है, तो उन्हें सीजन 4 को कंटिन्यू करने के लिए डेफिनेटली बाकी की सारे के सारे सीजन्स को भी देखना होगा, क्योंकि स्टोरी को बिल्कुल कनेक्ट रखते हुए ये सीजन अपने प्लॉट पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत जब वॉल्यूम 1 बोलकर लोगों के सामने 7 एपिसोड्स बोलकर प्रेजेंट की गई थी, तो उससे कई सारे लोग कंफ्यूज भी हो गए थे, जिसके बारे में तो मैं बात इंट्रो के बाद ही करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम 2 ने भी रिलीज होकर अब उसका सारा का सारा कंक्लूजन हमारे सामने रख दिया है। जिसकी अब बात करें सीधे सीधे स्टोरी की, तो सीजन 4 की कहानी हमें हॉकिंस में आने वाले काफी बड़े खतरे यानी कि वेक्ना से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि अब स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स का एक बिग बैड बडी है, यानी कि एक ऐसा विलन जिनसे इन सभी की टक्कर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाली है। और साथ ही साथ उस कैरेक्टर को भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर भी किया जाता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। जिसके अलावा भी इस शो में और भी कई सारी स्टोरीज को बिल्ड किया गया है, या फिर सिंपली कहूँ पूरी 4 स्टोरी की जर्नी को, जिसमें अब पहले की तरह हर एक कैरेक्टर अपनी अपनी जर्नी पर निकला हुआ है, वो भी अपना ग्रुप बनाकर, ताकि वो लोग भी इस जर्नी में किसी न किसी तरीके से अगेन कहूंगा आने वाले खतरे को यानी कि वेक्ना को रोकने में कामयाब हो जाए। लेकिन अब उनका ये मिशन सीजन 4 में कितना ज्यादा कामयाब हुआ है और कितना नहीं, उसी का पता लगाने के लिए आपको लगभग इस शो पर 10 से 11 घंटे देने होंगे, जो ये शो आपसे डिमांड भी करता है। बाकी जिन लोगों ने शो को देख लिया है, तो ये डिमांड मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि फैंस इस यूनिवर्स में कितना भी टाइम देने के लिए तैयार है। जिसका अब ऑनेस्टी के हिसाब से बात की जाए तो उसमें ये शो कितना खरा उतरता है और हाँ कितना नहीं, उन पर भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और साथ ही साथ कैरेक्टर्स के बारे में तो बात होगी ही, और हाँ शो के क्रिएटर डफर ब्रदर्स के बारे में भी। लेकिन अब इतनी सारी डिटेल में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो पहले बात करें सीजन 4 के लिए क्या आपको आपका समय देना भी चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि सीजन 4 भी आपकी वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। जिसका रीजन भी सिंपल है कि ये शो बेहतर से भी बेहतर होता चला जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों को सीजन 1 और सीजन 2 के मुकाबले में सीजन 3 इतना भी ज्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी शो का पे ऑफ मेरी नजर में अब तक बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी लाइन में आगे बढ़ रहा है, जिसमें सीजन 4 ने भी कुछ उसी तरीके का कमाल कर दिखाया है। वो भी फिर से कहूंगा कैरेक्टर्स के मामले में, जिनका बैलेंस बनाना ऐसी स्टोरी के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि देखा जाए तो जब इसके सीजन 4 की शुरुआत वॉल्यूम 1 को बोलकर प्रेजेंट किया गया था अगेन कैरेक्टर्स की जर्नी के हिसाब से, तो उस टाइम कई लोगों को यही लग रहा था कि ये शो अपनी स्टोरी लाइन से बहुत ही जल्दी भटकने भी वाला है। और उनकी नजर में ये चीज वॉल्यूम 1 में हुई भी, जिसके बाद सभी की सभी लोगों की उम्मीद इसके वॉल्यूम 2 से ही थी, यानी कि इसके बस 2 ही एपिसोड से, कि अब इन पूरी के पूरी बिखरी हुई कहानियों को लोगों के सामने किस तरीके से प्रेजेंट कर इसका पैकअप किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों का काम है वॉल्यूम 1 को ही देखकर इसे जज करना, जिन पर मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। इसलिए मैं हर बार जब शो एक ही साथ प्रोडक्शन में जाता है और जब उसकी रिलीज 2 टुकड़ों के साथ साथ वीकली की जाती है, तो मैं ऐसे शोज के रिव्यू कंप्लीट होने के बाद ही करता हूँ, ताकि पूरे सीजन को देखकर मुझे भी समझ आ जाए कि क्रिएटर्स की तरफ से किस तरीके की शो की प्रेजेंटेशन की जा रही है। और गेस व्हाट, अब जबकि ये सीजन खत्म हो गया है, तो नो डाउट के शो की प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उस पर किसी भी तरीके का डाउट नहीं किया जा सकता। हालांकि हर चीज बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होती है, और वो चीज इस शो के साथ भी लागू होगी, जिन्हें इग्नोर करने का हक भी ये सीरीज हमें कैरेक्टर्स वाइज ही देती है, जिनसे हमारा कनेक्शन सीजन 1 से जुड़ा हुआ है। यानी वो इस शो में जो कुछ भी करते हैं उस पर हम आंख बंद कर भरोसा भी करते हैं, भले से ही पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट उनकी इस जर्नी में बिल्कुल भी ना हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कैरेक्टर की डेवलपमेंट ही सीजन 1 से इतनी ज्यादा अच्छी की गई है कि हम वैसी गलतियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि असल में उनके पास इन सब के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और यार ये माइक की इतने घंटों की कार की जर्नी में पेट्रोल कभी खत्म क्यों नहीं होता। वेल, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इस शो में कहीं ना कहीं इन बातों पर सोचने में थोड़ा बहुत मजबूर करती तो है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन में हम इस तरीके से खो जाते हैं कि इन सारी की सारी चीजों पर हमारा ध्यान जाने के बाद भी बिल्कुल नहीं जाता। और जब की बात हो रही है कैरेक्टर की, तो कुछ कास्ट किए गए एक्टर की भी बात कर लेते हैं, जो इस सीजन 4 में इतने पावरफुल कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी अपनी छाप छोड़ने में पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं। जिसमें सबसे पहले तो एडी मंसन के कैरेक्टर यानी कि जोसेफ क्विन को ऐड करना तो बनता ही है, जिस एक्टर ने अपने परफॉर्मेंस के दम पर स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस की दिलों में अपनी जगह बना ली है। और बात करें नफरत की, तो वो तो फैंस की पूरी तरीके से
जेसन क्लेवर के कैरेक्टर पर निकलेगी, जिसका रोल इस सीरीज में मेंशन डाई ने प्ले किया है। उसके बाद तीसरा नाम जेमी कैम्बेल बोरो का आता है, जो अपने हेनरी के कैरेक्टर की परफॉर्मेंस से हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते। और फिर बाकी बचे नामों में डिमिट्री और एग्ली का कैरेक्टर भी है, जो इस पूरे शो में कॉमेडी के फ्लेवर को बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करता है। लेकिन उसी के साथ साथ जो बात शो के क्रिएटर डफर ब्रदर्स ने कही थी इस शो के काफी ज्यादा डार्क होने की, जिसकी ज्यादातर तो इंस्पिरेशन नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट से ली गई है, या फिर सिंपली कहूँ तो उस फिल्म के कैरेक्टर फ्रेडी से, तो वो बात भी गलत नहीं है, जिसमें हम वेक्ना को उसी आवाज और पूरे के पूरे रूप के साथ काफी क्रीपी लुक में देख सकते हैं। और जो कुछ भी वो करता है उसे देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। इसके अलावा शो ब्रूटैलिटी से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी सीजन 3 के मुकाबले में थोड़ा सा कम, जो अपने पूरे टोन को फिर भी डार्क ही रखता है। इतना कि हमें इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट से प्यार हो जाता है। यानी नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से इस शो में बजट की कोई भी कमी नहीं रखी गई, जो कि हमें स्क्रीन के हर एक फ्रेम में दिखती भी है, जिसमें VFX से लेकर हर एक चीजों को 80s में डालकर अगेन कहूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और फिर कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट से हटकर रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी ये शो ने किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए जॉयसी से लेकर हॉपर और लूकस से लेकर मैक्स तक की स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर दिया है। I mean उनकी रिलेशनशिप को। बाकी माइक और 11 तो है ही, लेकिन बात रही नैन्सी और जॉनथन के कैरेक्टर की रिलेशनशिप की, तो उसमें हमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी नजर आ रही है, जिसका पता तो आपको शो देखकर ही चलेगा। और अब इन तारीफों से हटकर बात करें थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट की, तो इस बार सीजन 4 में हमें कैरन और एरिका के कैरेक्टर को इतना भी ज्यादा शाइन होते हुए दिखाया नहीं गया, जिन कैरेक्टर को और भी ज्यादा डेवलप होता हुआ मैं इस शो में देखना चाहता था। खैर लेकिन जो भी हो, उनका कैरेक्टर इस शो में स्टोरी के साथ अच्छी तरीके से फ्लो कर रहा है, जिन्हें अभी के लिए तो बस साइड में ही रखा गया है। और ऐसा ही कुछ डस्टिन और सूजी की लव लाइफ के साथ किया गया है, जिसकी ग्रोथ को हो सकता है कि सीजन 5 के लिए बचाकर रखा गया है। और फिर आ जाए 11 की पास की पूरी जर्नी पर, तो वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत बोर करती है, जिससे अगर कुछ पोर्शंस को काट भी दिया जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, डाई हार्ड फैंस को ये शो इस मामले में बिल्कुल भी लेंथी नहीं लगता है, जिनमें कहीं ना कहीं मैं भी शामिल हूँ। लेकिन ऑनेस्टी के नाम पर ये चीजें खलती है, जिस पर बात करना तो बनता ही है। यानी जहाँ पर एडिटर की तरफ से इस शो की एडिटिंग कई सारी जर्नी को एक साथ दिखाने की जो काफी लाजवाब की गई है, उसमें 11 की स्टोरी में थोड़े बहुत फॉल्ट तो है, लेकिन फिर भी वो कहानी शो के फ्यूचर और पास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन को उनके सारे के सारे सवालों का जवाब मिलता है। तो उस हिसाब से उसका फ्लो भी स्लो ही सही लेकिन ठीक है। जिसमें अब आ जाए शो के डायरेक्शन पर, तो वो तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, जिनमें बस अब देखना यही बाकी है कि क्रिएटर्स की तरफ से इस शो का एंड सीजन 5 में किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि इस काफी कंफ्यूजिंग सीजन 4 की स्टोरी की अलग अलग जर्नीज को जो लास्ट के 3 एपिसोड्स में समेटा गया है, उसके बारे में किसी ने भी गेस नहीं किया होगा। और उस मामले में ये शो डेफिनेटली सरप्राइज तो करता ही है। और बाय द वे शो को आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, ये चीज मैं बताना भूल गया था। बाकी बात रही शो की हिंदी डबिंग की, तो विल के कैरेक्टर पर हिंदी डबिंग बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। इसके अलावा हिंदी डबिंग शो की ठीक ठाक सी की गई है। जिनसे हटकर अब बात करने का वक्त है इस शो की रेटिंग का, जिसमें सबसे पहले आता है एक्शन, जो कि डेफिनेटली शो में कई सारे गूज़बम्प के मोमेंट से भरा पड़ा है और उनका स्केल भी काफी ज्यादा अच्छा है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस शो के एक्शन को 5 में से 4 स्टार की कैटेगरी में रखूंगा। और बात रही शो की कॉमेडी की, तो उसका भी बैलेंस ऐसी डार्क स्टोरी में काफी अच्छा खासा बनाकर रखा गया है, जिसे इस कैटेगरी में मैं 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके बाद बात करें शो के ड्रामा की, तो उसकी तारीफ तो मैं इस पूरे वीडियो में कर ही रहा हूँ, क्योंकि अगेन उसकी प्रेजेंटेशन और पूरे के पूरे सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक का पे ऑफ एक अच्छी खासी स्टोरी पर आकर खत्म हुआ है, जिसके बस अब एंड की शुरुआत इस शो ने करी है। जो अब सीजन 5 में कैसे खत्म होगा उसी पर एक बड़ा सस्पेंस बना पड़ा है। जिस हिसाब से इस कैटेगरी में मैं सीरीज को डेफिनेटली 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स की जर्नी की प्रेजेंटेशन के साथ साथ कैरेक्टर की ग्रोथ और उनके साथ में ऑडियंस का लगाव बनाकर रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है, जो कि डफर ब्रदर्स ने कर दिखाया है। जिनसे हटकर अब आ जाए सीधे सस्पेंस की कैटेगरी में, तो इस मामले में भी शो ने एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, जिसमें कुछ मोमेंट को हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन कई सारे मोमेंट्स ऐसे भी है जिन्होंने सस्पेंस के मामले में अपना बैलेंस बनाकर रखा। और से ही ध्यान में रखकर मैं शो को सस्पेंस के मामले में भी एक्शन की ही तरह 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। और अब आ जाए शो के हॉरर और थ्रिल पर, तो उसका एटमॉस्फेयर हमें इस पूरे शो के साथ बांध कर रखता है, जिस कारण से इस कैटेगरी में मैं शो को ड्रामा की तरह 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिनसे हटकर अब बात करें मास ऑडियंस की, तो नो डाउट कि इस शो को मास ऑडियंस को भी काफी ज्यादा ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिस कारण से उनकी नजर में तो ये शो बाकी सीजन की तरह इस बार भी A+ की कैटेगरी में रहेगा। और अब बात रही क्रिटिक्स की, तो सीजन 3 की तरह इस शो का रिस्पॉन्स भी क्रिटिक्स की तरफ से बिल्कुल सेम रखा गया है, यानी कि कैटेगरी क्रिटिक्स की नजरों में अब भी इस शो को लेकर एक ही बनी हुई है। जिनसे हटकर मैं इस शो को एक परफेक्ट स्कोर देते हुए A+ की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि जैसी ग्रोथ मैं इस शो से चाहता था, ये शो सीजन 5 में बिल्कुल उसी राह पर चल रहा है। बाकी डिफिकल्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और हाँ, मेरा पर्सनल
पर्सनल ओपिनियन भी, जिसे अब आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।